दुनिया भर में सदियों से हम इंसान बस एक ही चीज की तलाश में हैं। हाँ, एक आदर्श समाज है ना। बिल्कुल, एक बेहतरीन शासन प्रणाली, और एक ऐसी दुनिया जहां सबके लिए खुशी हो और न्याय हो। लेकिन एक बात है, क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इतनी लंबी यात्रा और इतनी सारी क्रांतियों के बाद भी ये तलाश आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? हाँ, ये तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, पर असल में क्या ढूंढ रहे हैं शायद ये हमें भी पूरी तरह से नहीं पता। और ये एक बहुत ही गहरा सच है। मतलब देखिए, इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण के तो होता नहीं है। सही बात है। जब कोई पुरानी व्यवस्था या सोच काम करना बंद कर देती है तो समय की मांग के अनुसार एक नया विचार जन्म लेता है। इंसान की ये जो अतृप्ति है ना, हाँ, जो एक बेचैनी है, बिल्कुल वही उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी उत्साहजनक और गहरे सवाल से होती है, क्योंकि आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक और दार्शनिक विचार हैं वे एक बेहद दिलचस्प और प्रगतिशील विषय पर आधारित हैं, जिसे प्राउट कहा जाता है। हाँ, प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये विचार सन 1959 में श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें रेवरेंड बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों में दिए थे। और ये मुख्य रूप से आइडिया एंड आइडियोलॉजी और आनंद सूत्रम जैसे मूल ग्रंथों पर आधारित हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि ये प्राउत आखिर है क्या, इसके 5 मौलिक सिद्धांत क्या हैं, और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि कैसे ये पुरानी पूर्वी और पश्चिमी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है। सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा का लहजा हम बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान रखने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे वैज्ञानिक आध्यात्मिकता और नव्य मानवतावाद के आधार पर, मतलब भविष्य की मानवता के लिए एक खुशहाल और न्यायपूर्ण दुनिया कैसे बनाई जा सकती है। बिल्कुल। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस नव्य मानवतावाद शब्द को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। जहां मानवतावाद केवल इंसानों की बात करता है ना, वहीं नव्य मानवतावाद इस भावना को जानवरों, पेड़ पौधों और इस पूरे ब्रह्मांड तक ले जाता है। एक तरह से हर चीज के प्रति प्रेम। हाँ, तो प्राउत को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पुरानी विचारधाराएं कहाँ विफल रहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या था जो काम नहीं कर पाया। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी शब्द फिलॉसफी और हमारे संस्कृत शब्द दर्शन के बीच एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। अच्छा, वो कैसे? फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, लेकिन दर्शन की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब देखने का नजरिया। हाँ, मतलब वो आंतरिक दृष्टि जो हमें चीजों को हर मुमकिन दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दे। केवल जानना काफी नहीं है, बल्कि उसे गहराई से अनुभव करना दर्शन है। लेकिन इतिहास गवाह है कि उनमें हमने हर दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखा। अगर हम पश्चिमी दर्शन की बात करें, जैसे कार्ल मार्क्स या हेगेल, तो वे मुख्य रूप से भौतिक जगत में ही उलझे रहे। बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान बस इसी बात पर था कि समाज में पैसा कैसे बटेगा, उत्पादन कैसे होगा। और दूसरी ओर जब हम पूर्वी दर्शन की बात करते हैं तो वे पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों में खो गए। उन्होंने भौतिक दुनिया को माया या भ्रम कहकर छोड़ दिया। दोनों के बीच कोई तालमेल था ही नहीं। इस बात को एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक पक्षी है। अब जाहिर सी बात है, अगर उस पक्षी का एक पंख काम न करे तो वो उड़ तो नहीं सकता ना। हाँ, वो बस गोल गोल घूमेगा और जमीन पर गिर जाएगा। बिल्कुल। तो पिछला सारा दर्शन शास्त्र इसी एक पंख वाले पक्षी की तरह था। उससे भौतिकवाद और आध्यात्मिकता, उन दोनों पंखों की जरूरत थी संतुलन बनाने के लिए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राउट ने इसी कमी को पूरा किया। प्राउट ने विश्व बंधुत्व, या जिसे हम कॉस्मिक सेंटिमेंट कहते हैं, उसको जन्म दिया। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल भौतिक सुख की बात नहीं करता, बल्कि ये भौतिक और सूक्ष्म, जिसे सुप्रामोंडेन कहा जाता है, दोनों तत्वों के प्रगतिशील उपयोग की वकालत करता है। रुकिए, ये सुप्रामोंडेन या सूक्ष्म तत्व क्या है? क्या इसका मतलब हमारे विचार और भावनाएं हैं? बिल्कुल। भौतिक तत्व हो गए हमारे संसाधन, जैसे जमीन और पैसा, लेकिन सुप्रामोंडेन का मतलब है इंसान की बौद्धिक क्षमता, उसकी रचनात्मकता और आध्यात्मिकता। अरे वाह! तो मतलब हमें इंसान की इस सूक्ष्म क्षमता का भी अधिकतम उपयोग करना चाहिए। हाँ,
इसी से समाज को प्रगति के लिए एक नई प्रेरणा मिलती है। अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर पुराने दर्शन व्यवहारिक नहीं थे जी, तो उनके आर्थिक परिणाम भी तो कुछ रहे होंगे। बिल्कुल रहे। अगर हम पूंजीवाद और साम्यवाद के ऐतिहासिक परिणामों को देखें तो बहुत कुछ समझ आता है। हाँ, पूंजीवाद ने तो एक ऐसा शोषक वर्ग पैदा कर दिया जिसने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और आम लोगों को भिखारी बना दिया। और वहीं अगर हम पूर्व सोवियत संघ का उदाहरण लें तो मार्क्सवादी शासन ने उन भिखारियों को एक तरह से जानवरों जैसी स्थिति में ला दिया था, जहां स्टेट कैपिटलिज्म यानी राज्य पूंजीवाद हावी हो गया था। हाँ, मतलब पूंजीपतियों की जगह सरकार ने ले ली, आम जनता की स्वतंत्रता छीन ली गई। और इस पूरी समस्या की जड़ एक ही है, आर्थिक अधिशेष, यानी उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, जिसे हम मुनाफा कहते हैं। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। कार्ल मार्क्स ने भी तो अपनी किताब में अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत दिया था ना? हाँ, दिया था। तो उनका भी तो यही कहना था कि ये अधिशेष मजदूरों का है, फिर वो सफल क्यों नहीं हुआ? ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, साम्यवादी देशों में जो हुआ वो ये था कि ये आर्थिक अधिशेष मजदूरों के पास जाने के बजाय सीधे उस दल या पार्टी के पास चला गया जो सत्ता में थी। मतलब शोषण करने वाले का रूप बदल गया बस। बिल्कुल, पहले सेठ शोषण करता था, फिर सरकार का बाबू करने लगा। इसके विपरीत प्राउत एक बिल्कुल अलग समाधान देता है, अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन। ये संस्कृत का श्लोक है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो अतिरिक्त धन है उसका उपयोग सत्ता में बैठे लोगों की जेब भरने के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ होना चाहिए? इसका उपयोग उन लोगों के माध्यम से समाज की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए जिनके पास विशेष योग्यता है। लेकिन रुकिए, क्या इससे समाज में एक नया एलीट वर्ग नहीं बन जाएगा? अगर हम सिर्फ विशेष योग्यता वालों को अतिरिक्त धन देंगे तो समानता कहाँ रही? मैं आपको बताती हूँ। प्राउत कृत्रिम समानता की बात नहीं करता। प्रकृति में हर इंसान की क्षमता अलग है ना। हाँ, वो तो है। अगर आप एक डॉक्टर को जो रोज 10 जिंदगियां बचाता है उसे वही सुविधाएं देंगे जो एक सामान्य काम करने वाले को मिलती हैं, तो वो डॉक्टर अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब विशेष सुविधाएं इसलिए नहीं दी जाती कि वो दूसरों पर हुक्म चलाएं? बिल्कुल, ये इसलिए दी जाती हैं ताकि वो समाज की और बेहतर सेवा कर सकें। डॉक्टर को एक अच्छी गाड़ी या बेहतर उपकरण मिलना समाज के ही हित में है। समझ गया। मतलब अधिशेष धन व्यक्तिगत विलासिता का साधन नहीं, बल्कि मानव की क्षमता बढ़ाने का एक टूल बन जाता है। एकदम सही समझे आप। तो अब इस निष्पक्ष वितरण को जमीन पर उतारने के लिए प्रॉट ने 5 जून 1959 को कुछ ठोस नियम दिए थे, जिन्हें प्रॉट के 5 मौलिक सिद्धांत कहा जाता है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। हाँ, तो पहला सिद्धांत क्या कहता है? अगर कोई असीमित धन जमा नहीं कर सकता तो इसे लागू कैसे करेंगे? पहला सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सामूहिक संस्था की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी भौतिक संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे मेरी मेहनत की कमाई जमा करने की इजाजत नहीं है तो मैं मेहनत ही क्यों करूंगा? क्या इससे लोग आलसी नहीं हो जाएंगे? ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन प्राउट किसी की मेहनत की कमाई नहीं छीनता। ये उस असीमित संचय पर रोक लगाता है जो दूसरों के हिस्से का निवाला छीनता है। जैसे कोई 1 लाख एकड़ जमीन खरीद कर बैठ जाए तो बाकी लोग तो बेघर हो जाएंगे ना। बिल्कुल। प्राउट कहता है कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त संपत्ति है वो समाज की अनुमति से ही जमा होनी चाहिए। इंसान की पहचान सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके योगदान से होनी चाहिए। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की सभी भौतिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए और उनका तर्कसंगत वितरण होना चाहिए। मतलब कोई भी संसाधन बेकार नहीं जाना चाहिए, चाहे जमीन हो या इंसान की बुद्धि। हाँ, और तीसरा सिद्धांत इसी बात को थोड़ा और गहराई में ले जाता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड की भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। अब ये अधिभौतिक यानी मेटाफिजिकल उपयोग क्या है भाई? अधिभौतिक का मतलब है वो जो सिर्फ भौतिक नहीं है और पूरी तरह आध्यात्मिक भी नहीं है। जैसे इंसान का मनोविज्ञान, उसकी कला, साहित्य
और विज्ञान। अच्छा, मतलब समाज को सिर्फ खेती और कारखानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, लोगों की कलात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को भी निखारना जरूरी है। और चौथा सिद्धांत कहता है कि इन सभी उपयोगों के बीच एक उचित समायोजन, एक सही सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ भौतिक विकास करें और आध्यात्मिक को भूल जाएं, तो समाज असंतुलित हो जाएगा। प्रकृति और इंसान की जरूरत के बीच एक बैलेंस चाहिए। लेकिन जो पांचवा सिद्धांत है वो मेरा पसंदीदा है। वो समय और स्थान वाला। हाँ, ये कहता है कि उपयोग का तरीका समय, स्थान और व्यक्ति यानी देशकाल और पात्र के अनुसार बदलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यही प्रूत को एक रूढ़िवादी विचारधारा होने से बचाता है। जो नियम 100 साल पहले सही थे वो आज सही नहीं हो सकते। इस बात को मैं एक मजेदार तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगा पजामा है। अच्छा, लेकिन उसकी इलास्टिक टूट गई है या ढीली हो गई है, तो क्या आप उसे पहनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो मैं उसे फेंक दूंगी या इलास्टिक बदलूंगी। एकदम सही। वैसे ही जो सिद्धांत समय के साथ खुद को नहीं बदलता, समाज उसे त्याग देता है। प्राउथ हमेशा प्रासंगिक है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। और अगर हम इसे और भी व्यापक नजरिया दें, तो ये सिद्धांत संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठने की बात करता है। ये पूरे ब्रह्मांड को एक साझा धरोहर मानता है। जियो और जीने दो की नीति। हाँ, परम पुरुष हमारे पिता हैं और हम सब एक संयुक्त परिवार हैं। कोई एक देश सिर्फ इसलिए संसाधनों पर कब्जा नहीं कर सकता कि वो वहां पहले पहुंच गया। बहुत खूब। अब सिद्धांत सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए जमीन पर आते हैं। एक आम इंसान जो रोज काम पर जाता है, उसके लिए प्राउथ का आखिर क्या मतलब है? ये प्राउथ का सबसे मजबूत पहलू है, जिसे हम न्यूनतम आवश्यकताएं और अधिकतम सुविधाएं कहते हैं। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, भोजन, प्रकाश, वायु, आवास और चिकित्सा, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। हर इंसान के लिए 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है, ये बुनियादी अधिकार है। लेकिन अगर ये चीजें मुफ्त में बांटेंगे तो क्या इससे अर्थव्यवस्था नहीं बैठ जाएगी? मुफ्तखोरी नहीं बढ़ेगी? प्राउड मुफ्त खैरात बांटने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो फिर कैसे? वो कहता है कि हर इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उसके पास क्रय शक्ति आए, मतलब खरीदने की क्षमता। अच्छा, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कोई बेरोजगार ना हो और सबकी आमदनी इतनी हो कि वो ये पांचों चीजें आराम से खरीद सकें। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि बात सिर्फ न्यूनतम पर नहीं रुकती। जिन लोगों के पास विशेष योग्यताएं हैं, जैसे वैज्ञानिक या कोई महान विचारक, उन्हें विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो समाज को और तेजी से आगे ले जा सकें। हाँ, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो सुविधा आज किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास है, कल वो आम इंसान की न्यूनतम आवश्यकता बन सकती है। जैसे पहले साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी और आज आम जरूरत है। मतलब बेसलाइन हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। सही कहा। समाज कभी एक जगह रुकेगा नहीं। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत यूटोपिया जैसा लगता है ना। इन आवश्यकताओं को जमीनी स्तर पर पूरा कौन करेगा? क्या कोई वैश्विक सरकार? नहीं, प्रवृत्त केंद्रीय सत्ता के एकदम खिलाफ है। यहीं पर स्थानीय समुदाय और सहकारी प्रणाली का मॉडल सामने आता है। मतलब कोऑपरेटिव्स? हाँ। प्रवृत्त दुनिया भर में आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाइयों के निर्माण की बात करता है। ये इकाइयां राजनीतिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि समान आर्थिक समस्याओं और भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित होती हैं। और इसके अंदर काम कैसे होगा? सहकारी उत्पादन प्रणाली के जरिए, चाहे कृषि हो या उद्योग। जैसे मान लीजिए किसी गांव में धान की बहुत पैदावार होती है। अभी क्या होता है, किसान धान सस्ते में किसी बड़ी कंपनी को बेच देता है। हाँ, और फिर वही कंपनी उसका तेल निकालकर महंगे दाम पर उसी गांव में बेचती है। सारा मुनाफा बाहर चला गया। बिल्कुल। लेकिन प्राउथ कहता है कि कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण होना चाहिए। अगर किसान खुद सहकारी संस्था बनाकर धान की भूसी से तेल निकालें तो मुनाफा उनके पास ही रहेगा, और वो पैसा वापस उसी समुदाय के रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। इससे रोजगार पैदा होते हैं और लोगों को शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ता। और एक और कमाल की बात जो मुझे दिखी,
इस व्यवस्था में रिटायरमेंट की कोई निश्चित आयु ही नहीं होती। हाँ, ये बहुत मानवीय दृष्टिकोण है। आज के समय में एक उम्र के बाद इंसान को बेकार समझ लिया जाता है। हाँ, रिटायर कर देते हैं। लेकिन प्राउथ मानता है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप काम कर सकते हैं। शारीरिक रूप से थक गए हैं तो सलाहकार के रूप में योगदान दे सकते हैं। इससे लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है और बेरोजगारी का भी हल निकलता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सत्ता और नियंत्रण का विकेंद्रीकरण। बिल्कुल। और इसी को जमीन पर उतारने के लिए मास्टर यूनिट्स या आदर्श विकास केंद्रों के विचार पर जोर दिया गया है ना। हाँ, मास्टर यूनिट सिर्फ खेती या उद्योग के केंद्र नहीं है, बल्कि ये शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र है। ये पूर्व की आध्यात्मिक महानता और पश्चिम की गतिशीलता का एक सुंदर समन्वय है। ये समन्वय शब्द बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमें उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात यही उभर कर आती है कि प्रौथ 99% आध्यात्मिक और केवल 1% सामाजिक आर्थिक दर्शन है। सही कहा। ये समाज को सिर्फ एक बाजार नहीं मानता, बल्कि एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने की बात करता है, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर। बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है, बल्कि भविष्य की मानवता के लिए एक नया दृष्टिकोण है, खुशहाल और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिर्फ मुनाफा ना होकर विश्व बंधुत्व और मानव क्षमता का अधिकतम विकास हो, तो हमारी सुबह उठने की प्रेरणा कितनी बदल जाएगी। सच में, क्या हम सिर्फ अपने छोटे से दायरे के लिए काम कर रहे हैं, या एक विशाल सामूहिक शरीर का हिस्सा बनकर पूरे ब्रह्मांड के कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने सोचने के कई नए दरवाजे खोले होंगे। मुझे भी यही लगता है। तो भविष्य की मानवता के लिए वैज्ञानिक आध्यात्मिकता और नव्य मानवतावाद के इन प्रगतिशील विचारों को समझने के लिए प्रामाणिक ज्ञान हेतु आनंद मार्ग पब्लिकेशन पर जरूर जाएं। और आप उन्हें amsbooks@gmail.com पर संपर्क भी कर सकते हैं। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहरी चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें।